जब मैं ऑफिस से थक कर घर पहुंचा, उस समय सीमा को तैयार खड़ा देखकर उसने गुलाबी रंग की बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस पहना हुआ था। उसे देखते ही मेरी सारी थकान दूर हो गई, लेकिन जैसे ही उसने कहा कि मुझे अपने मायके जाना है और इसीलिए वो तैयार हुई है, तो मेरा सारा मूड ऑफ हो गया। देखो मीरा, तुम कल चले जाना, आज मैं बहुत थक गया हूँ। मैंने उसे टालने की कोशिश की, पर वह अपनी जिद पर अड़ी रही। नहीं दीपक, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, प्लीज़ आप मुझे छोड़कर आ जाएं। उसकी बात सुनकर मैं हंसकर कह दिया, हमारी शादी को अभी 1 हफ्ता ही हुआ है और लगभग हर हफ्ते ही अ, अपने मायके गई हो। फिर भी उसका दिल नहीं भरता था, लेकिन मैं क्या करता। मुझे मीरा से बेइंतहा मोहब्बत जो हो गई थी, इसीलिए उसके किसी बात को टालना मुश्किल हो जाता था। मजबूरन मैंने उसे थोड़ा इंतज़ार करने को कहा और फ्रेश होकर उसे मायके पहुंचा के आ गया। उसने कहा कि रात को मैं उसे लेने आ जाऊं। मैं जल्दी से वापस लौटा क्योंकि मैं बहुत थक गया था। आज मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन मैं मीरा को इस बारे में कह नहीं पाया। मैंने जैसे ही अपने गेट के सामने अपनी कार रोका, तो अचानक मेरी नज़र मेरी पड़ोसी के घर की तरफ गई। तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य और झटका लगा, क्योंकि उसकी छत पर एक ड्रेस लटका हुआ था और हूबहू वैसी ही ड्रेस मैंने अपनी अभी अभी मीरा को पहने हुए देखा था। बिल्कुल वही रंग और वही प्रिंट की। काफ़ी देर तक उसे देखता रहा। कैसा अजीब इत्तेफाक है। मैंने मन ही मन सोचा कि हो सकता है मीरा और भाभी ने एक साथ ही शॉपिंग की हो, इसीलिए एक जैसा एक ड्रेस खरीदा हो। मैं इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि जैसे ही चौकीदार ने गेट खोला, मैंने कार अंदर ले गया और नौकर से कहा कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, थोड़ी देर आराम करने वाला हूँ। उस दिन मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि ऐसे इत्तेफाक होते रहते हैं। मैं रात में मीरा को वापस लेकर आया था, लेकिन मैं उसे यह बात बताना भूल गया कि यही ड्रेस सामने पड़ोसी वाली भाभी के पास भी है। लेकिन 2 दिन बाद मेरी हैरानी की इंतहा ना रही, जब मीरा ने मुझे बताया कि वह अपने मायके जाना चाहती है, क्योंकि आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। इस वक्त नीले रंग से बेहद ही खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई थी। मैंने उसकी तरह प्यार भरी नज़रों से देखा। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने उसको उसके मायके पहुंचाया, लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचा तो वह दंग रह गया, क्योंकि पड़ोसी के छत पर आज फिर वही ड्रेस थी। आज मीरा मायके जाते समय जो पहनी हुई थी। ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे बहुत अजीब लगा। लेकिन इस बार मैंने सिर्फ इसे इत्तेफाक समझा और अपने काम में लग गया। लेकिन जब तीसरी बार ऐसा हुआ तो मेरी सोच शक में बदल गई। कहीं ऐसा तो नहीं मीरा मायके का बोलकर पड़ोसी के घर जाया करती हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। मैं खुद उसे अभी अभी मायके छोड़कर आया था और उसका मायका काफ़ी दूर भी था। यह सब इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। लेकिन उस दिन मुझसे रहा नहीं गया और जिज्ञासा के मारे मैंने अपनी कार ससुराल की तरफ दौड़ाई और जैसे ही वहां पहुंचा तो देखा कि इस ड्रेस में थी। वह मुझे देखकर हैरान हो गई। दीपक, आप अभी तक गए नहीं? उसने हैरानी से पूछा। तो मैं शर्मा गया, मन ही मन में खुद को टोकने लगा। मैं कितनी बेवकूफ़ी भरी बातें सोच रहा हूँ। मीरा के माँ बाप के घर तो हमारे घर से काफ़ी दूर था, भला वो वहाँ कैसे जा सकती थी। मैंने मन ही मन अपने आप को धिक्कारा और घर वापस आ गया। ध्यान से अपने पड़ोसी के विकास के घर की तरफ देखा, जहाँ वही ड्रेस अभी तक लटका हुआ था। मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं रहा था। इत्तेफाक 1-2 बार हो सकता है, बार बार नहीं। लेकिन मैं इस बात को जुबान पर लाने से डरता था। अभी मेरी शादी को दिन ही कितने हुए थे और मेरा भी तो मेरी बात पर कितनी तकलीफ़ हो सकती थी। यह सोचकर मैं चुप हो गया। मुझे वह दिन याद आ रहा था जिस दिन मेरी शादी हुई थी और मीरा को दुल्हन बनाकर घर ले आया था। उसी दिन मेरे पड़ोसी विकास मेरे घर बधाई देने आया था और उसने माफ़ी मांगी थी कि वह शादी में नहीं जा सका, क्योंकि आज उसकी भी शादी थी। उसकी बात सुनकर मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। सच, मैंने उसे गले लगाकर मुस्कुराकर बधाई दी और उसे लाए हुए मिठाई के डिब्बे में से एक लड्डू निकाल कर जबरदस्ती मुझे खिलाए। वह बहुत खुश लग रहा था अपनी शादी में। खैर, खुश तो मैं भी बहुत था। मेरी भी लव इन मैरिज था।
मीरा से जब पहली बार मीरा को देखा था उसी वक़्त उसे दिल दे बैठा था और मेरी सेक्रेटरी से मिलने मेरे ऑफ़िस आई थी। वो मेरी सेक्रेटरी किरण की दोस्त थी और इन दोनों की शॉपिंग के बाद लंच के साथ-साथ जाना था, जिसके लिए किरण ने मुझे पहले ही छुट्टी ले ली थी। संयोग से मुझे उसी वक़्त किसी काम से बाहर जाना था। जैसे ही मैं अपने केबिन से बाहर निकला तो सीधा मेरी नज़र मीरा पर पड़ी और फिर मैं उसे देखा तो देखता ही रह गया। वह इस तरह मुझे अपनी ओर देखता पाकर थोड़ी देर के लिए असहज महसूस करने लगी थी और जल्दी-जल्दी में अपनी नज़रों का रुख मोड़ दिया क्योंकि मुझे भी उसी तरफ जाना था। मैं झूठ बोला लेकिन मुझे उस तरफ नहीं जाना था जिस तरफ उनका प्रोग्राम था, मगर दिल के हाथों मजबूर होकर मैंने उनसे कहा था। मेरी बात पर किरण बहुत खुश हुई और मीरा का हाथ पकड़कर कार में बैठ गई। लेकिन मीरा कुछ झिझकते हुए बैठी थी। मेरा दिल मेरी हवाओं में उड़ने लगा था। वह यूं मिरर में उसे ही देख रहा था और मैं उसी दिन फैसला कर चुका था कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ मीरा को ही अपना जीवन साथी बनाऊँगा। मैं उसको मोहब्बत में इस तरह कैद हो चुका था कि मुझे सब्र भी नहीं हो रहा था। 2 दिन बाद ही मैं किरण से सब कुछ कह दिया और तभी खुश हो गई और उसी ने बताया कि मीरा एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है और जॉब करके अपने माँ-बाप, अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल करती है। किरण, मुझे उसके बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं, बस मुझे वह पसंद है। आप मुझे बताइए कि कब उससे घर जा सकता हूँ? मैंने पूछा तो उसने जल्द ही बताने का वादा किया और इसी तरह कुछ बाद मैं अपनी माँ को लेकर उसके घर चला गया, जहाँ हमारा बहुत बड़े अच्छे तरीके से स्वागत किया गया और पहली ही मुलाकात में रिश्ता मंजूर कर लिया गया। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रह रहा था। माँ भी तैयारी में जुट गई थी क्योंकि वह मेरे साथ नहीं रहती थी। उनका अपने घर के सिवा कहीं दिल नहीं लगता था, जबकि मैं जब इसी वजह से बेंगलुरु में रहता था, जहाँ वह बहुत बड़ी कंपनी में मुझे एक बड़ी पोस्ट पर रखा गया था। मैं एक नंबर बंगला, कार सब उन्हीं की तरफ से मुझे बहुत अच्छा पैकेज दिया जाता था और बोनस वगैरह भी मिलता था। अगर कभी देश से बाहर जाना रहता तो कंपनी से और ज़्यादा पैसा दे देती थी। मैं अपनी जॉब और लाइफ़स्टाइल से बहुत संतुष्ट था। जब मेरी मीरा मेरी लाइफ़ में आई तो मुझे लगता था कि मैं कमी सारी पूरी हो गई ज़िंदगी में। मैं हर वक़्त भगवान का शुक्रिया अदा करता था। मीरा मेरा बहुत ख़्याल रखा करती थी। वह हर तरफ से एक बेहतरीन लाइफ़ पार्टनर साबित होती थी। लेकिन जब से वह यह ड्रेस वाला सिलसिला शुरू हुआ था, मेरी तो रातों की नींद ही हराम हो गई थी। अब मैं मीरा से बात भी नहीं कर पाता था। जब भी मायके जाने की बात करती मुझे बहुत गुस्सा आता। एक दिन तो मैं चिल्ला उठा, सारा दिन अपने माँ के घर में ही जाने की सोचती रहती हो, तुम एक बार भी नहीं सोचती कि मैं क्या चाहता हूँ? मेरी आवाज़ तेज हो गई थी जिसे सुनकर वह डर गई। और क्या हुआ दीपक, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? वह अचानक रोने लगी। उसके खूबसूरत चेहरे पे निशान थे जैसे उसने कोई खुद देख लिया हो। मेरा दिल उसे इस तरह देखकर पिघल गया। मैंने अपने इस रवैये के लिए माफ़ी मांगी और कुछ देर बाद मैं उसे मायके छोड़ने के लिए चला गया। लेकिन लौटते समय वही ड्रेस विकास के घर पर लटका हुआ दिखाई दिया। मुझे डर लगने लगा था। मैंने अपने पत्तियों को दबाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सर पे हथौड़े बरसा रहा हो। हर बार मैंने सच्चाई जानने के लिए वापस जाया करता और मीरा उसके घर पर ही मुझे अजीब देखा करती। कोई ना कोई बहाना उल्टे पाँव घर आ जाया करता था। मेरे साथ कुछ समय में नहीं आ रहा था। अब तो मीरा भी मुझे नाराज़ रहने लगी थी। मैं सारा दिन चिड़चिड़ा रहने लगा था। ऑफ़िस में भी लोग मेरी शिकायत करने लगे थे। आखिर यह नौकरी चली जाती थी तो मैं कहीं का नहीं रहता। इसीलिए मुझे अपने दिलो-दिमाग से तरोताज़ा करना पड़ता। अगर जिनके दिलो-दिमाग में इतना तूफ़ान चलता हो वो भला कैसे रह सकता है? मजबूरन मैंने बीमारी का बहाना करके 2-3 दिन छुट्टी ले ली। उन्हीं दिनों मैंने नोटिस किया कि मीरा कुछ परेशान और चिंतित लग रही थी। कभी-कभी मुझे लगता था कि वह रात को कमरे से बाहर चली जाती थी और जब मैं
उठकर पूरे घर में उसे ढूँढता तो कहीं न मिलती। मजबूरन जैसे ही मैं कमरे से वापस आता तो वह बेड पर सो रही होती। एक रात मैंने उसे जगाया, "मीरा तुम कहाँ चली गई थी?" तब उसने आश्चर्य से मेरी ओर देखा, "दीपक आपको दिखाई नहीं देता? मैं तो सो रही थी, बल्कि बाहर से तो आप आ रही हैं।" शायद वह उल्टा मुझे शक भरी नज़रों से देखने लगी थी। इस बात पर मैं चुप हो गया और कोई जवाब दिए बिना मैं अपने बेड पर लेट गया। हो सकता है मैंने कोई सपना देखा हो। उस दिन के बाद मैं मीरा के उखड़ी-उखड़ी सी रहने लगी थी। मैंने उससे पूछा कि क्या परेशानी है? तो वह अजीब नज़रों से मुझे देखती और कहती, क्या हुआ है आपको दीपक? मुझे आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं लगती है। उसके इस तरह देखने पर मैं अपना सिर पकड़ लेता तो वह ठीक तो कह रही थी। आजकल उल्टी-सीधी बातें करता रहता हूँ, पर इस बात पे मैंने सोच लिया था कि इस रहस्य से मैं सुलझाना ही पड़ेगा। जैसे ही मैंने मीरा को मायके छोड़कर वापस आया तो मैंने देखा रोज़ की तरह वही बैंगनी जोड़ा विकास के घर में लटका हुआ है। कुछ सोचे कर मैं अंदर गया और सीढ़ियाँ चढ़कर सीधे छत पर आ गया और विकास की छत से बिल्कुल मिली हुई थी। मैंने चारों ओर देखने के बाद उसकी छत लांघी और तार पर लटके कपड़े को हाथ लगाकर देखा। वह ताज़ा-ताज़ा धुले हुए थे, उसमें से पानी टपक रहा था। मैंने कमीज़ वाले हिस्से को बीच में से फाड़ डाला और उन कपड़ों से नफ़रत से देखने लगा जिन्होंने मुझे बहुत तड़पाया था। मेरे पूरे शरीर में आग लगी हुई थी। मैं जैसे आया था वैसे ही वापस गया और फिर से अपने ससुराल की तरफ कार दौड़ाई। आज मुझे सच्चाई का पता लगाना था। आज दूध का दूध, पानी का पानी करना था। मैंने तेज़ रफ्तार में कार चलाई थी। जैसे ही मैंने मीरा के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो मीरा ने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर हैरान नहीं हुई थी, क्योंकि मैं हमेशा से ही वापस आ जाया करता था। लेकिन उसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उसकी कमीज़ का दामन बीच में से ही फटा हुआ था, जबकि वैसे ही जैसे मैंने फाड़ा था। यह सब देखकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरे होश-ओ-हवास ही खो बैठा। बिना सोचे-समझे मीरा को गाल पर थप्पड़ मारा। वो हमले के लिए तैयार ही नहीं थी, चकरा कर गिर पड़ी। आवारा ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाकर सबको बुलाने लगी। माँ, भाई, पिताजी उसके तरफ चिल्लाने पर सब इकट्ठा हो गए। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। "चलो मेरे साथ।" मैं भी चिल्लाया, "क्या हुआ बेटा? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?" मेरे सास-ससुर हैरान परेशान बीच में आ गए। पूछने लगे, मैंने साँस फूल रही थी, "आप यह सब अपनी बेटी को क्यों नहीं पूछते? किसको बेवकूफ़ बना रही है ये?" उसकी तरफ इशारा करके उसे बताने लगा, "पर बेटा इसने किया क्या है?" मेरे ससुर ने मेरा हाथ पकड़कर नरमी से पूछा, "अंकल इसने पूछे कि इसकी कमीज़ फटी कैसे?" मैंने अपनी सास को नियंत्रित करते हुए बड़ी मुश्किल से कहा। मेरी बातों पर वह चौंक कर एक दूसरे को देख रहे थे। "लेकिन इसकी कमीज तो अभी-अभी गेट के अंदर आते हुए दरवाजे पर लगी हुई कील से फटी है बेटा।" यह एक जवान होकर बताने लगे और मीरा अभी तक ज़मीन पर बैठी हुई आंसू बहा रही थी। "यह नहीं हो सकता। आप सब इसके साथ मिले हुए हैं और झूठ में इसका साथ दे रहे हैं।" मैं अपने दिमाग से बाहर हो चुका था और मीरा को ज़बरदस्ती घसीटता हुआ वहाँ से ले आया। उसके माता-पिता गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मीरा पूरे रास्ते रोती रही, लेकिन मुझे अब उस पर ज़रा भी दया नहीं आ रही थी। घर पहुँचकर मैंने उसकी बालों को पकड़ा और बोला, "बताओ क्या चक्कर है तुम्हारा विकास के साथ? ये आप क्या कर रहे हैं दीपक?" लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। मेरी बात सुनकर उसका चेहरे का रंग उड़ गया। "ये क्या पागलपन है? आप इतना गलत कैसे सोच सकते हैं?" वो चिल्लाई। लेकिन मुझे अब उसकी कोई परवाह नहीं थी। मैं कोई गिरा हुआ इंसान नहीं था जो आँखों देखी मक्खी निगल लेता। मगर वह लगातार इनकार करती जा रही थी। गुस्से का बुरा हाल था मेरा। मैंने उससे कहा, "अगर यह सब सच बता देगी तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। बस वो एक बार अपनी बात मान ले।" मुझे लग रहा था कि मेरी दिमाग की नस फट जाएंगी। तभी अचानक मैंने देखा कि पुलिस वहाँ आ गई है और एक महिला कांस्टेबल ने आते ही मीरा को मेरे हाथों से छुड़ाया और उसे सोफे पर बिठा दिया। उम, उसका बयान लेने लगी, जबकि मुझे हथकड़ी पहना दी गई थी। "यह सब क्या है?" मैं चिल्लाया। तो
ये तो बेटा आपको थाने चलकर ही पता चलेगा। वो पुलिस इंस्पेक्टर हंसने लगा और मुझे घसीटता हुआ पुलिस की गाड़ी में डाला, जबकि जाते वक्त मेरे कान में मीरा की आवाज़ लगातार गूंज रही थी, मेरा पति पागल है। पिछले दिन से ही इसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं। मीरा पुलिस को बताई जा रही थी और मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो जैसे मेरे दिलो जान से चाहता था। वो ये क्या कह रही है? मेरे हवालात का आज दूसरा दिन था और मीरा मेरी खबर तक लेने न आई थी और मुझे उस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था जो कुछ भी उसने पुलिस को बताया था। मैं एक दिमागी मरीज हूँ और मुझे पागलपन के दौरे पड़ते हैं, तब मैं उस पर जुल्म करता हूँ। इसका यह कहना था। उसने यह बात अपने माता पिता को कभी नहीं बताई, लेकिन उस दिन उन्होंने कब अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वह उस रात पुलिस को विकास ने कॉल किया था, जो मेरा पड़ोसी था, जिसकी वजह से सारा सिलसिला शुरू हुआ था। मुझ पर आश्चर्य के वार हो रहे थे। यह सब क्या था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मीरा ने मेरे खिलाफ केस फाइल किया था और न जाने क्या क्या आरोप लगाए थे मुझ पर। मेरे माता पिता बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी जमानत नहीं हो पा रही थी। इस मामले के अनुसार मेरा मेडिकल चेकअप होना था और रिपोर्ट आने के बाद ही मेरी जमानत हो सकती थी। 2 दिन बाद जब मेरी मनोचिकित्सक ने मुझसे सवाल पूछे तो मैंने सारा किस्सा सुना दिया, जिसके सुनकर वह भी मुझे ऐसी नज़रों से देखने लगे जैसे कि मैं कोई पागल हूँ। उनकी इस तरह देखने पर अचानक मुझे गुस्सा आ गया। आपको क्या लगता है मैं पागल हूँ? मैंने गुस्से में आकर पूछा तो वह मुझे समझाने लगे। देखिए मिस्टर दीपक, आप जो किस्सा बता रहे हैं वो नामुमकिन सी बात है। इत्तेफाक 1-2 बार हो सकता है, लेकिन बार बार नहीं। वह आराम से कह रहा था, बल्कि मेरी सांस बढ़ने लगी थी। डॉक्टर साहब, यही तो मैं समझ नहीं रहा हूँ कि यह इत्तेफाक नहीं था। मैं अब अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा था। डॉक्टर ने मेरी हाँ में हाँ मिलाना मुझे खामोश कर दिया, जबकि मेरी रिपोर्ट में उन्होंने मुझे एक मानसिक रोगी ही लिख दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप जज ने मुझे 2 महीने के लिए मेडिकल हॉस्पिटल में भेज दिया था। मैं चीखता चिल्लाता रहा, मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। सब लोग मुझे तरस भरी नज़रों से देख रहे थे। मुझे अस्पताल में हर जगह यही सुनने को मिला, बेचारा कितना सुंदर नौजवान है, देखो। न जाने क्या सदमा लगा कि अपना होश ही खो बैठा। एक नर्स ने मुझे देखकर दूसरे से कहा, जबकि मैं सचमुच पागलों की तरह बुद्धू बना बैठा था। इन 2 महीनों में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वह मेरी समझ से परे था। शायद मैं सचमुच पागल हो गया था। मुझे पागल खाने में 1 हफ्ता हो चुका था। जब कोई मुझसे मिलने आया, मेरी मुलाकात वाली जगह पर पहुंचा तो वहां विकास और मीरा को देखकर मुझे जोर से झटका लगा। तुम दोनों एक साथ? बस इतना ही कह रहा था दीपक, हम दोनों को साथ में आए हैं ताकि तुम्हें तुम्हारी गलती बता सकें। वो मुस्कुराया आया। तुम्हें मधु याद है? अचानक उसने पूछा। कौन मधु? मैं आश्चर्य से कहा। हाँ, तुम्हें कैसे याद होगी भला, क्योंकि तुम कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक न जाने कितनी लड़कियों को इश्क के जाल में फंसाया होगा, जिनमें से एक लड़की मधु भी थी, जो कि मेरी छोटी बहन थी, और दूसरी लड़की से बहुत अलग थी, बहुत नरम दिल की थी और तुम्हारे टाइम पास की को सच्ची मोहब्बत समझ बैठी थी, और तुमने शादी करने से इनकार कर दिया। तुम अपना उसे सिर्फ दोस्त समझते थे, कुछ नहीं। तब उस मासूम लड़की ने छत से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की थी, जिससे वह सच तो बच तो गई, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो गई। अब तक वह सिर्फ दवाइयों के सहारे जिंदा है। मैं जब भी अपनी बहन को इस हालत में देखता था, तब मुझे उस आदमी पे सख्त नफरत महसूस होती थी। फिर एक दिन मुझे मधु की डायरी मिली, जिससे तुम्हारे बारे में सब कुछ लिखा था। उसी दिन मैंने तुमसे बदला लेने के लिए फैसला कर दिया। मैं तुम्हें बर्बाद कर देना चाहता था। सबसे पहले मैंने तुम्हारे घर के बगल में घर खरीदा। मीरा, जो कि मेरे ही ऑफिस में काम करती थी, इसकी छोटी सी जॉब थी। बड़ी मुश्किल से इसके घर का खर्च चलता था, लेकिन यह बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए मैंने मीरा को एक बड़ी रकम के बदले में यह सब नाटक करने को कहा। और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब तुमने मीरा को पहली ही नज़र में पसंद कर लिया, और मुझे पता था कि तुम मीरा जैसी खूबसूरत लड़की को कभी इग्नोर नहीं कर सकते। तुमने मीरा से शादी कर ली। फिर मैंने
जो प्लान बनाया था उसको अंजाम देना शुरू कर दिया। पहले तुमने कई दिन तक मेरे घर की तरफ नहीं देखा, मगर एक दिन तुम्हारी भटकती हुई नज़र मेरी छत पर पड़ गई, जो कि तुम्हारी बर्बादी का कारण बनी। और यही नहीं, मैं मीरा को कुछ ऐसी दवाइयाँ भी दी थी जिससे तुम अपना होश खो बैठो और तुम्हें गुस्सा आता रहे, ताकि हम तुम्हें कोई तुमको पागल समझे। यह सब बताते हुए वह बहुत खुश लग रहा था। उसके होठों पर उपहास भरी हंसी थी, जबकि मीरा खामोश खड़ी थी। मुझे धीरे धीरे सब याद आने लगा था। अब मुझे गुस्सा नहीं आया करता था, क्योंकि मैं एक नरम स्वभाव का बंदा था और यह सब विकास की दी हुई दवाइयों का चमत्कार था, जबकि यहाँ मुझे शांत रहने की दवाइयाँ दी जाती थी। अब मुझे पागलपन के दौरे नहीं पड़ते थे, आज भी पूरे होश-हवास में था। मेरी बड़ी मुश्किल से अपना मुँह खोला और बोला, मधु के साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत अफ़सोस है। लेकिन तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी मधु, और मैं क्लासमेट थे। लेकिन मधु जिस दीपक को चाहती थी वो हमसे सीनियर था। मेरी तो मधु से कभी हाय हेलो भी नहीं हुई थी। वह हर वक्त फाइनल ईयर के दीपक के साथ ही दिखाई देती थी, जो एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद था। हर रोज़ नई लड़कियों को फंसाता था। मुझे कुछ पता नहीं था कि मधु यूनिवर्सिटी के आना बंद क्यों कर दिया। मुझे बस अपनी पढ़ाई से मतलब था। जब तुमने मधु की डायरी में दीपक का नाम लिखा देखा, तो बदकिस्मती से मैं उसके क्लास में जो दीपक था वह ही मैं था। तुमने बस उसके क्लास में ही देखकर मुझे समझ लिया कि मैं ही वह दीपक हूँ, और आ गई मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने। कम से कम एक बार किसी से पूछ तो लेते मधु के साथ कौन होता था। सदमे और दर्द से मेरा बुरा हाल था। मुझे उस गुनाह की सज़ा मिली थी जो मैंने किया ही नहीं था। मेरी कहानी सुनकर विकास और मीरा सदमे में आ चुके थे। हम दोनों के चेहरे देखने लायक थे, जबकि मैं संतुष्ट था कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया था। उस दिन तो वह दोनों चले गए। 2 दिन बाद मुझे छोड़ा गया था। विकास और मीरा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। जब मुझे पता चला कि मैंने जल्दी से अपने वकील से बात की और दोनों को माफ़ कर दिया। मैं जानता था उन्होंने अपराध किया था, लेकिन मीरा ने गरीबी से तंग आकर ये ऑफ़र कबूल किया था। अब अपने बीमार पिता की दवाइयों और अपने घर का खर्चा पूरा नहीं कर पा रही थी, और विकास के बदले की आग यह सब किया था। मैं अपने घर लौट आया चुका था, लेकिन मैं चौंक गया जब वहाँ मैं मीरा का इंतज़ार करते हुए पाया। मीरा, तुम यहाँ? हाँ दीपक, मैं आपकी गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो। अगर तुमने दिल से मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह है तो मुझे जीवन से मत निकाल देना। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है दीपक। आप जैसा इंसान मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मैं आपको बिल्कुल खोना नहीं चाहती। वो सर सकते हुए मेरे कदमों में गिर गई। उसका पूरा शरीर काँप रहा था। मैं उसे नफ़रत करने की लाख कोशिश करता, लेकिन मेरे दिल उसके एक आंसू से ही पिघल चुका था। वो अब भी मेरी महबूबा थी। मैंने उसके कंधों पर पकड़कर उसे उठाया और आंसू पोंछे। मीरा, अगर तुम वाक़ई अपने लिए पर शर्मिंदा हो तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, मगर यह याद रखना कि मैं भी एक इंसान हूँ, शायद बार-बार माफ़ न कर सकूँ। मेरी बातों पर वह फूट-फूट कर रोने लगी। मैंने ये दिल में सोचा था, और पछतावे के आंसू का मतलब है कि मीरा को सचमुच मुझसे मोहब्बत हो गई है। भगवान का शुक्रिया अदा तुमने मेरा मान सम्मान वापस दिला दिया, वरना एक गलतफहमी के आधार पर मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह होने जा रही थी। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कोई भी कार्य सोच समझ कर ही करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।